नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनाव की महा कवरेज। बस चंद घंटों बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। सभी राजनीतिक दलों ने धुआंधार प्रचार किया और सभी दलों ने अपने घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक वादे किए। जनता ने सभी को सुना और अब वो तय करेगी कि किसको विधानसभा पहुंचाना है और किसे नहीं। चुनाव से पहले कैसी है तैयारी, देखते हैं इस खास बुलेटिन में। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि मतदान केंद्र के लिए चुनाव आयोग कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जबकि कोटा में चुनाव ड्यूटी में लगे सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर और संचालक मतदान नहीं कर पाएंगे। ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स और संचालकों की तादाद 200 से ज्यादा है, जो कि अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। इसको लेकर उम्मेद सिंह स्टेडियम परिसर में मतदान से वंचित रहने वाले टैक्सी ड्राइवर और संचालकों ने आक्रोश जताया और प्रशासन से मतदान करने की मांग उठाई। इनका कहना है कि 13 नवंबर से उनके वाहनों का अधिग्रहण कर लिया गया है और अब तक उनको मतदान नहीं करवाया गया है, जबकि वो आगामी 25 और 29 अप्रैल को भी पूरी तरह व्यस्त रहेंगे और अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान नहीं कर पाएंगे। बार बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। रामगंज मंडी में 13 तारीख से गाड़ी लग रही है मेरी। मैंने कहा मेरा वोट, तो वोट की कोई सुविधा नहीं करे। अगर जाएगा, मैंने कहा वोट देने तो जाऊंगा, जो बोल रहे कि तेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, गाड़ी का भी कागज रद्द हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है वोट की। वोट के लिए हम 13 तारीख से अधिकारी जो हमारे पास दिया है उससे बोल रहे हैं कि भैया हमारा वोट करा दो, कि साहब वहाँ कोटा जाओगे स्टेडियम पे, वहाँ आपका वोट हो जाएगा। हमारी आरटीओ ने गाड़ी 13 तारीख को अधिग्रहण की थी और उसके बाद हमें फिर भी हम 12 नंबर जो फार्म है वो भरा नहीं हमारा। हमने पूछताछ करी तो फार्म भरा ही नहीं हमारा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। सुबह 5:30 बजे से मॉक पोलिंग होगा और उसके बाद 7 बजे से मतदान होगा। शाम 6 बजे तक जो भी कतार में लग जाएंगे सभी मतदान करेंगे। ये भी आपको बताते चले कि रिजर्व ईवीएम का भी इंतजाम किया गया है। बता दें कि प्रदेश के 5 करोड़ 29 लाख मतदाता राज्य सरकार का फैसला करेंगे। वहीं चुनावी मैदान में 1862 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मतदाता को आकलन के आधार पर मतदान करना चाहिए। ये बात उन्होंने राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा की प्रतिक्रिया में कही। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग की कुछ मर्यादा है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिस तरीके से ईआरसीपी को प्रदेश सरकार ने लटकाया और भड़काया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी वर्सेस गहलोत या राज वर्सेस रिवाज सहित अन्य विषयों पर न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में बेबाकी से अपनी राय रखी। उनसे बात की हमारे संवाददाता रंजन दवे ने। प्रदेश की 5 करोड़ जनता मतदान करने के लिए आतुर है और अगर बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर के भी 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर आए और जोधपुर आकर के उन्होंने कहा चिरंजीवी भवा प्रदेश की जनता के लिए। हमारे साथ में इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के ही चुनाव की बागडोर देख रहे गजेंद्र सिंह शेखावत। मारवाड़ की जनता और प्रदेश की जनता, क्या कुछ संदेश रहने वाला है? देखिए, संदेश तो स्पष्ट हो गया है। जनता ने भी अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। मैं पिछले 30 साल से राजस्थान की राजनीति में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिस्सेदार रहा हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं कि मैंने 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भी, या 2013 के उस चुनाव में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई थी, जनता का इतना मुखर और स्पष्ट रुख नहीं देखा। अब की बार जनता मुखर होकर के इस तरह से चुनाव के मैदान में आई है कि जैसे चुनाव पार्टियां नहीं, जनता लड़ रही है। कमर कस के जनता तय सामने खड़ी है कि इस विश्वासघाती सरकार को विश्वासघात और धोखे की सजा देनी ही है। जनता भी मुखर हुई है और बयानबाजी भी मुखर हुई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आखिरी सभा भोजपुर प्रचार थमने से पहले महामंदिर में हुआ। जनता ये कह रही है चुनाव इस बार मोदी जी वर्सेस अशोक गहलोत हो रहा है, लेकिन निशाने पर हमेशा गजेंद्र सिंह शेखावत। गहलोत साहब का 2019 के बाद में मुझसे इतना स्नेह रहा है कि उन्होंने कोई भी भाषण, कोई भी मीडिया का इंटरेक्शन शायद ही कभी हुआ होगा कि जो मुझे याद किए बिना नहीं हुआ होगा। और मैं तो अभिनंदन करता हूं उनका कि मुझे बार बार उन्होंने याद तो किया, लेकिन ये तय है कि राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ धोखा किया, मैंने हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ये आवाज़ मैं उठाते ही रहूँगा। अशोक गहलोत साहब जोधपुर के हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं स्पष्टता के साथ मैं कह सकता हूं कि जोधपुर की जनता ने जब से मुझे उनके पुत्र को हरा करके आशीर्वाद दिया, मेरे प्रति उनका स्नेह और अधिक बढ़ गया और दिन दिन गहराता जा रहा है। आकलन के साथ मतदान की अपील की है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राज। तो एक तरफ आप गजेंद्र सिंह शेखावत को सुन रहे थे और अब मतदान से पहले सीएम गहलोत ने बीजेपी पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी। दिल्ली के नेताओं ने जनता को भड़काने की कोशिश की। क्या कुछ कहा वो सुनिए। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो राजस्थानवासी के पास जाऊंगा। मैं तो ठाकुर दूर नहीं कह चुका हूँ, तो मेरे लिए तो राजस्थानवासी हैं। तो राजस्थानवासी जो है उनको मैं कहूँगा मैं कहाँ जाऊँगा। तो मुझे वो जीता है, जैसे गुजरात में मोदी को जिताया, मैं तो यही कहूँगा। और काम उन्होंने इतने अच्छे किए हैं कि सगा रिपीट होनी चाहिए। ये भावना घर घर में पहुँच चुकी है और मुझे यकीन है कि इस बार अंडरकरंट चल रहा है और हम लोग कामयाब होंगे, सगा रिपीट होंगे। और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मतदान से एक दिन पहले कहा कि चुनाव में चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं ना हो तो चुनाव का मजा क्या है। क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। चुनाव में होती हैं, चुनाव में चर्चा ना हो तो भी चुनाव का मजा ही क्या है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो भी डिस्कशन हो, भाषण हो, कैंपेन हो, वो उसका आधार होना चाहिए डेवलपमेंट इश्यूज़, भविष्य की क्या प्लानिंग है, अपनी रिपोर्ट कार्ड क्या है, और जनता के मुद्दों को अगर हम प्राथमिकता देंगे तो एक अच्छा नैरेटिव बनता है इलेक्शन के लिए भी। राजस्थान में बड़ा लंबा हुआ कैंपेन, लेकिन मुझे लगा हमारी तरफ से बड़ा सकारात्मक था। बीजेपी ने ज़रूर कोशिश करी इसको पर्सनलाइज करने की, व्यक्तिगत करने की और भावनात्मक मुद्दों को छेड़ने की, लेकिन मुझे लगता है उनका कैंपेन दम नहीं पकड़ा और पब्लिक का मूड बना चुकी है। कल जो मतदान होगा मुझे लगता है कांग्रेस के पक्ष में होगा। लेकिन आपको नहीं ऐसा है, देखो राजस्थान में 8 करोड़ लोग रहते हैं और जब सरकार बनती है तो सबका समर्थन मिलता है। अब चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, सब लोगों को साधने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जातिगत राजनीति या धर्म के आधार पर राजनीति करना कोई लोकतंत्र के लिए शुभ और स्वस्थ संकेत नहीं है। हमको तो अगली पीढ़ी को ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कैसे हम इश्यूज़ की, मुद्दों की पब्लिक राजनीति करते हैं। लेकिन जब लगता है भाजपा को कि उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और उनको बहुमत नहीं मिलने वाला है या वो चुनाव हारेंगे, तब वो इस तरह की बातें करते हैं ध्यान और दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, पब्लिक सब समझती है। और जो हमारा लगातार एक सस्टेन्ड पॉजिटिव कैंपेन हुआ है, जो पब्लिक ने उसको अच्छा रिसीव किया है, जो भीड़ हमारी मीटिंग्स में आई है, उसको देखकर मैं संतुष्ट हूँ कि हम लोग अच्छा परिणाम आएगा 3 तारीख को जब मतपेटियाँ होंगी, मतगणना होगी। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, अपना हित वो समझती है और तमाम प्रचार के बाद, सारी बातें सुनने के बाद अपने विवेक से, अपने अनुभव से आने वाली पीढ़ी के लिए 5 साल का भविष्य वो तय करेंगे और बहुत सोच समझ के अपना मत का प्रयोग करेंगे। पहली बात तो मतदान अच्छा होना चाहिए। मैं समझता हूँ हर एक को अपने मत का अधिकार है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। सकारात्मक सोच रखें, अच्छी सोच, मैं बार बार कहता हूँ, नेता, नीति और नेतृत्व, इसको देखकर वोट डालें और मैं आशावान हूँ कि ये बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। बुजुर्ग हो, दिव्यांगजन हो, उन सभी को मतदान की सुविधा देने के साथ ही युवाओं को भी आकर्षित किया जाएगा। जयपुर के दोनों नगर निगम की ओर से मतदान केंद्रों पर करीब 650 सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहां नए मतदाता मतदान के बाद सेल्फी और फोटो खिंचवा सकेंगे। हेरिटेज नगर निगम के हुपर्स पर आज और कल मतदाता जागरूकता की जिंगल बजती रहेगी। शहर की स्वच्छता के साथ बस मतदान को लेकर भी अपील करेंगे।
इसमें सारा मीडिया, सारे सिविल सोसाइटीज़ के लोग और सभी लोग मिलकर काम करें तो ही मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमने नगर निगम हेरिटेज में व्यापार मंडल के लोगों को भी बुलाया, उनसे बात की, एनजीओ से बात की, और जो वर्ल्ड टॉयलेट डे था उस दिन मुझे बुलाया गया, तो उस जो दिन था उसको भी मैंने इसमें यूज किया और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की और सिविल सोसाइटीज की जो महिलाएं वगैरह आई हुई थी उन सबको जागरूक किया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि मतदान शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, लेकिन प्रशासन ने 100% मतदान के लिए कमर कस रखी है। झुंझुनू जिला कलेक्टर बजनेश अग्रवाल ने नवाचार करते हुए जाने माने हास्य कलाकारों द्वारा अलग अलग वीडियो बनवाकर मतदान की अपील कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। शेखावटी के जाने माने हास्य कलाकार की जोड़ी बनवारी लाल पंकज ने एक वीडियो बनाकर मतदान की अपील की है। यह वीडियो एक रील के फॉर्मेट में बनाया गया है। वहीं कॉमेडियन मुरारी लाल पारिक ने भी एक वीडियो बनाया है, जिसमें खुद जिला कलेक्टर बजनेश अग्रवाल भी आमजन से ठेठ राजधानी भाषा में वोट देने की महत्ता और अपील कर रहे हैं। ये दोनों ही वीडियो खूब पसंद किए जा रहे हैं। हम भी आपसे अपील करेंगे कि 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करें। और अब बात सिरोही जिले के आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर 4921 फुट की ऊंचाई पर स्थित शेर गांव के मतदाता पहली बार मतदान कर पाएंगे, क्योंकि मतदान दल फॉरेस्ट गार्ड की मदद से घने जंगल में करीब 18 किलोमीटर तक पगडंडियों पर चलकर गांव के मतदान केंद्र तक पहुंचेगा। पहले शेर गांव के लोगों को मतदान करने के लिए 12 किलोमीटर दूर उतरज गांव आना पड़ता था, लेकिन निर्वाचन विभाग ने उनको हो रही असुविधा को देखते हुए शेर गांव में एक मतदान केंद्र बनवाया और इस मतदान केंद्र पर 117 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान की टीम शेर गांव पहुंची और चुनाव को लेकर ग्रामीण में किस तरह का उत्साह है ये जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए। शेर गांव वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। वहाँ हमारे मतलब सरकारी कोई सुविधा है नहीं, मतलब खाने पीने के लिए कोई है नहीं, वहाँ पर सब उठा के लेके जाना पड़ता है। गाड़ी की कोई सुविधा नहीं, लाइट नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। लोग जो आते थे उतरज के अंदर मतदान करने के लिए, अब उनको आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे सिरगांव के अंदर ही मतदान होगा, जहाँ बुजुर्ग लोग वहीं पे वोटिंग करेंगे, जहाँ पे उतरज के अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा उन लोगों के लिए, मतलब वो सुविधा वहाँ पे की गई है। सीओ सर और डीओ सर के निर्देश अनुसार शेरगांव माउंट आबू क्षेत्र के एक सबसे ऊंचा गांव है, वहाँ पे अलग से हमने बूथ बनाया गया जिसमें 117 वोटर्स रजिस्टर्ड है। ख़ास बात यही है कि जो पहले वोटर्स थे वो उतरज तक आते थे। उतरज एक और गांव पहाड़ी का में गांव है जो शेरगांव से 10 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता था। आपको ध्यान होगा कि शेरगांव माउंट आबू में दूर दराज का और हिली एरिया है और वहाँ पे लगभग 120 के आसपास वोटर्स हैं। वहाँ पे जो पोलिंग टीम हमारी जाती है वो उतरज तक जाती थी पहले, और उतरज में शेरगांव के लोगों को लगभग 8 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ता था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस थे कि हम लोग जो टफ एरियाज़ हैं वहाँ पर नए पोलिंग स्टेशंस बनाएं ताकि कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटे। और मतदान से पहले कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ईवीएम कैसे काम करती है और मतदान करना हो तो कैसे करें। कल प्रदेश में मतदान होना है, ऐसे में इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम ये बताते हैं कि ईवीएम काम कैसे करती है। देखिए रिपोर्ट। मतदान को प्रभावित तरीके से संपन्न कराने के लिए इस्तेमाल में आने वाली ईवीएम मशीन कैसे काम करती है, ये जानने की जिज्ञासा मतदाताओं के अलावा सभी में होती है, चाहे वो ईवीएम के जरिए मतदान कर चुका हो या फिर जिसने मतदान का अनुभव नहीं किया हो। ईवीएम 3 यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसके जरिए मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। देश भर में चुनाव के दौरान जो मतदान होता है वो ईवीएम मशीन के जरिए अब किया जाता है। ईवीएम मशीन को लेकर के अक्सर कर कई सवाल भी उठाए जाते हैं और बहुत से लोगों के अंदर ये जानने की जिज्ञासा भी होती है कि आखिरकार ईवीएम काम कैसे करती है और कितना सही करती है। फिलहाल हम
मौजूद हैं जयपुर में और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर के जो प्रशिक्षण शिविर में किस तरह से ईवीएम को एक्सप्लेन किया जा रहा है उसके तहत हम कोशिश करेंगे हमारे आम दर्शकों को भी हम बताएं कि ईवीएम किस तरह से काम करती है, क्या इसकी बुनियादी प्रक्रिया है और कितनी भरोसेमंद है। ईवीएम, कंट्रोल, बैलेट और वीवीपैट। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इन 3 यूनिटों के जरिए मतदान प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इसमें 3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है कंट्रोल यूनिट जिसे केंद्रीय यूनिट कहा जाता है, दूसरी है बैलेट यूनिट जिसमें वोट कास्ट किया जाता है और तीसरी जो यूनिट है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है ये है वीवीपैट जो बाद में जोड़ी गई, जिसमें मतदान के बाद में मतदाता को 7 सेकंड के लिए अपनी जो मतदान करने का वीवीपैट है वो बाकायदा इसमें नजर आता है और उसको ये यकीन हो जाता है कि उसने जिसको मतदान किया वो सही जगह गया या नहीं गया। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद मतदान दल के बीच पहुंचे, जहां मतदान से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो पीओ फर्स्ट है वो वोट इश्यू करेगा, जब जाकर के वो ये कंपार्टमेंट में रहते हैं ये दोनों मशीनें जहाँ मतदान करते हैं उसमें फिर ये आपकी ये बैलेट यूनिट होती है। हाँ, बैलेट यूनिट और वीवीपैट एक ही कंपार्टमेंट में रहते हैं। और इसमें सभी जो उनके मतदाता जो उम्मीदवार हैं इनके अल्फाबेटिक और उनका जो चिन्ह है वो बाकायदा यहाँ मौजूद होता है। ये बैलेट है। इसमें पहले राष्ट्रीय पार्टी अल्फाबेटिकली होती है, फिर राज्य पार्टी और फिर निर्दलीय होती है। ये सारे अल्फाबेटिक इसमें जो क्रम है, आप पहले राष्ट्रीय पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अल्फाबेटिकली यहाँ होंगे, उसके बाद में राज्य पार्टी के उम्मीदवार होंगे, फिर निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, सबसे नीचे जो होगा उसमें वो होगा नोटा। जैसे ही आपको वोट इशू होगा उसके बाद में यहाँ पर एक रेडी का बटन है, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे ये बटन है रेडी का जिसमें ग्रीन लाइट जलेगी। ग्रीन लाइट जलने के बाद में आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वाले जो ये नीला बटन है ये दबाएंगे। आप अगर किसी को दबाते हैं तो ये लाल बत्ती जलेगी और ये आपका वोट डालने का साइन होगा। मतदान होने के बाद आपने किस उम्मीदवार को वोट दिया उसकी जानकारी आपको वीवीपैट के जरिए मिलती है। तो ये कैसे होता है, यहाँ से वोट कास्ट होता है, यहाँ आता है बैलेट यूनिट में और फिर इधर पर्ची आ जाती है। इसमें पर्ची आती है और पर्ची जैसे जो भी कोई वोटर वोट कास्ट करता है तो उसमें कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर्ची शो होती है। उस पर्ची में ये लिखा होता है किस कैंडिडेट को आपने वोट कास्ट किया है, तो वो पर्ची से देख के वो निश्चित हो सकता है कि जिस व्यक्ति को मैंने कैंडिडेट को वोट किया है वह वही व्यक्ति है और इसको देख के वो सुनिश्चित करता है कि मैंने जो वोट कास्ट किया है वो ठीक है। तो ये 7 सेकंड में उसको यकीन हो जाता है, मतलब वो पूरा हाँ उसमें कि मेरा वोट जो है वो सही हुआ है और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईवीएम बैटरी से चलती है, ऐसे में बैकअप की व्यवस्था भी मतदान दल के जरिए ही की जाती है। पावर बैकअप के लिए आप अपनी ही बैटरी इस्तेमाल में रहते हैं? हाँ, जैसे वीवीपैट इसकी बैटरी होगी, सीयू की बैटरी होगी, सबकी इंडिविजुअल अलग अलग बैटरी। यानी आपकी मतदान केंद्र पर जो विद्युत आपूर्ति से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आपका अपना अलग पूरा पावर बैकअप है? अलग है ये सबका और बैटरी फुल पावर्ड होती है। जैसे इसमें भी आपने देखा होगा 96% पूरी चार्ज है, तो फुल बैटरी इसकी इंडिविजुअल रहती है। बाहर की इलेक्ट्रिसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उनको चेक भी करते होंगे आप मतदान से पहले? कई बार इनका मॉक पोल होता है ये, जो भी पोलिंग एजेंट होते हैं उन पोलिंग एजेंट को मॉक पोल करके और पर कैंडिडेट जितने भी जैसे नंबर ऑफ 16 कैंडिडेट पर कैंडिडेट को इक्वल नंबर ऑफ वोट इसके अंदर कास्ट किए जाएंगे और उससे रिलेटेड वो इसके अंदर देखेगा वीवीपैट में जो 7 सेकंड के लिए स्लिप होती है और फिर वेरीफाई करवाते हैं और फिर वेरीफाई कराने के बाद में ही इसकी पोलिंग स्टार्ट होती है। जब पोलिंग एजेंट बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मशीन में जितने बीयू में हमें वोट कास्ट किए हैं, जितने हमने वीवीपैट में देखे हैं बिल्कुल सही है, उसके बाद ही फिर इसको सील करके और फिर वोट कास्ट के लिए तैयार किया जाता है। मतदान दल ने आखिर में ईवीएम से वोट कैसे कास्ट किया जाता है वो तरीका भी बताया ताकि किसी भी तरीके की कोई आशंका न रहे। जांच के बाद में पहचान देने के बाद में मतदान केंद्र में आया हूँ। यहाँ पर मांगीलाल जी मेरे लिए वोट इशू करिए। ये इन्होंने वोट इशू किया, ये यहाँ पर लाल बत्ती जल गई और इस लाल बत्ती जलने के बाद में जो हमारा बैलेट यूनिट है ये ग्रीन लाइट के साथ में जल गया है। यानी अब मैं किसी को मतदान करता हूं तो मैं मतदान करने के यहाँ से उपयोग कर सकता हूं। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर X को 3 नंबर को मतदान किया तो मेरे ये दबाते ही यहाँ पर एक लाल बत्ती जली और वीवीपैट आगे यहाँ पर इस जगह देखा जा सकता है कि X को वोट गया कि नहीं गया। और इस प्रक्रिया को समझना इसलिए ज़रूरी कि आम मतदाता के जहन में कोई सवाल ना रहे और वो समझ सके, बेहतर तरीके से मतदान कर सके बिना किसी शंका के, बिना किसी इस तरह के आशंका के कि भाई मतदान गलत ना हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
और इस बीच में अलवर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि विशेष समुदाय के 2 भाइयों में जमकर गोलियां चली है। दरअसल गोली लगने से सरफू पुत्र गुटमल के गोली लगने से मौत हो गई। बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं। 2 गुटों में भीषण तनातनी हुई और उसके बाद गोली लगने से सरफू की मौत हो गई। और साथ ही आपको ये बताते चले कि भारी पुलिस बल नीकज गांव में तैनात है। मृतक के शव रामगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस बीच में अलवर से बता रहे हैं। विशेष समुदाय के 2 भाइयों में ये घटना घटित हुई है, जिसमें गोली लगने से एक भाई की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौजूद है और शव गांव लेकर जाया जा रहा है। और डूंगरपुर से भी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को सजा मिली है और ये सजा पॉस्को कोर्ट ने सुनाई है। 10 साल के कारावास की सजा दी गई है। साथ ही 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें आपको कि 27 जनवरी 2022 यानी पिछले साल का ये मामला है और निठाउआ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। लेकिन अब जाके फैसला हुआ है जिसमें दुष्कर्म के दोषी को सजा दी गई है। पॉस्को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 3.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।